Yeah, so yesterday we were doing the topic of position vectors and then force vector directed along a line. हमने इस टॉपिक में किया क्या था, जस्ट अ क्विक रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. कोई से भी दो पॉइंट्स जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. इन दोनों के दरमियान आपने एक वेक्टर डिफाइन करना है विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट. तो आप एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते थे. इससे ये पोजीशन वेक्टर आपके पास ये वाला वेक्टर था जो कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिफाइन करता था. ये इसको हम लिखते हुए लिखते हैं आर ए बी के तौर पे लिखते हैं. दैट इज द पोजीशन वेक्टर विच इज बीइंग डायरेक्टेड from point A to point B. So we define the position vector using coordinates of point B and point A. उसके बाद फिर हम करते क्या थे कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे और इसका मैग्नीट्यूड जब हमारे पास आ जाता था इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर लेते थे विच इज बेसिकली दिस पोजीशन वेक्टर आर ए बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो इस तरह हमारे पास इस डायरेक्शन में एक अदद यूनिट वेक्टर आ जाता था जिसको मैं सपोज यूनिट वेक्टर ए बी कहता हूँ. नाउ लेट अस सपोज कि मेरे पास कोई फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. इस फोर्स को मैंने कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में जो है वो लिखना है. तो इस फोर्स को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए अगर मेरे पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड नोन है, से इट इज 70 न्यूटन. जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड 70 न्यूटन है और आपने 70 न्यूटन फोर्स को इस कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखना है. तो आप करते क्या थे कि स्केलर मल्टीप्लाई कर देते थे इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर ए बी के साथ ताकि आपको ये फोर्स जो है वो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में जो है वो मिल जाती थी. तो इस तरह आप किसी भी फोर्स को अगर उसके अल्फा बीटा गैमा नोन नहीं है तो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए ये मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. कल इससे रेलिवेंट, इन टॉपिक से रेलिवेंट हमने दो एग्जांपल्स सॉल्व की थी. आज हम जो है वो इससे रेलिवेंट कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको इन चीज़ों का बेहतर आइडिया जो है वो हो सके. सो ये वो प्रॉब्लम थे या ये वो जो स्लाइड थी जिस पे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉल्व करने थे. प्रोबेबली 2-12 और शायद 2-13 या 14 में से कोई एक हमने कल सॉल्व की थी. आज इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से हम 2 या 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे और बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आप एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे ले सकते हैं. प्रैक्टिस के लिए आप मिनिमम ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे. इसके अलावा जितना टाइम आपको वीकेंड पे मिलता है जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रेलिवेंट आपकी उतनी ही बेहतर इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो ये एग्जाम्पल 2-12 और 13 हमने कल सॉल्व कर ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम 2-91. ओके, इन दिस प्रॉब्लम 2-91 आपके पास एक लाइट पोल है जिस पे पॉइंट ए के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. वन इज अ फोर्स एफ बी हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 900 पाउंड्स 900 newtons, and second one is the force Fc which is having a magnitude of 600 Newton. Now this force Fb is directed from point A to point B, whereas force Fc is directed from point A to point C. आपसे कहा जा रहा है कि you need to determine the magnitude and coordinate direction angles of the resultant force Fr acting at point A. So इन दोनों forces को हमने replace करना है एक resultant force Fr के साथ. Now in order to replace or in order to find out that resultant force, first of all we need to write these forces in terms of their Cartesian notation. So in order to write these forces in terms of Cartesian notation उसके दो तरीके हैं. या तो आपको अल्फा बीटा गैमा नोन है इन फोर्सेस के, या फिर आप ये फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे. क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा गैमा नोन नहीं है तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड. हाउएवर हमारे पास इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन नोन है तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन जो है वो बना सकते हैं. लेकिन इन फोर्सेस को कार्टेशियन नोटेशन बनाने के लिए जो यूनिट वेक्टर की हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और पोजीशन वेक्टर के लिए ज़रूरी है कि हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नोन हो. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ए. In order to reach point A from the origin O, we should travel along the z-axis in this particular fashion. ऐसे ही है? Yes, sir. So what are going to be the coordinates of point A? So Z में सिर्फ 6 मूव करना है. तो सिर्फ Z में 6 मूव करना है. सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गए और Z कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 आ जाएगा जो कि यहाँ हमारे पास गिवन है. सो 0, 0 and 6 are going to be the coordinates of point A. Okay, now coming to point C, in order to reach point C from the origin, we are going to move
this much of amount along the negative x-axis and this much of amount along the positive along the negative y-axis. So accordingly, what should be the coordinates of point C? -3 and -6 and 0. So -3, -6 and 0 are going to be the coordinates of point C. Okay, now in order to judge the coordinates of point B के coordinates judge करने के लिए, although सबसे पहले तो ये बताएं point B किस plane में lie करता है? XY plane में सर. XY plane और to be precise X और -y axis के बीच में ये lie करता है. So अगर मैं इस direction से इसका top view देखूं point B का, तो आपके पास कुछ इस तरह की एक्सिस बन रही है. ये आपके पास एक्स एक्सिस हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस थी और ये बेसिकली माइनस वाई एक्सिस हैं. इसके अलावा पॉइंट बी जो है वो लाई कर रहा है समवेयर हेयर. और आपके पास जो चीज़ें गिवन है वो क्या गिवन है? आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है इसकी लेंथ 4.5 मीटर्स गिवन है और ये एंगल आपको 45 डिग्रीज गिवन है. ऐसा ही है सर. इसको रिजॉल्व कर लेंगे 4.5. तो आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ. 2 डायमेंशन में जैसे हमने बनाया है, तो आपके पास ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे. वन इज a component along the positive x-axis, the other one is a component along the negative y-axis. So चूंकि आपको एंगल y से गिवन है, although 45 से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, but this component would be equal to 4.5 cos 45 with a negative sign, and this is going to be equal to 4.5 sin 45. ऐसा ही है. मैं मरने वाला काइंडली अपने माइक, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो माइक अनम्यूट कर लें, अदरवाइज माइक को म्यूट रखें. ठीक है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर गोइंग टू बी 4.5 sin 45, -4.5 cos 45, 0. So once you put the values of cos and sin, आपके पास अकॉर्डिंगली पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, those coordinates are going to be 3.18, -3.18 and 0. समझ गए ये? यस सर. तो आपके पास पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए और आपके पास पॉइंट सी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए. नाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. आपने अब करना क्या है कि आप इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे. उन पोजीशन वेक्टर्स को यूज करते हुए आप यूनिट वेक्टर डिटरमिन करेंगे एंड देन फाइनली आप इन फोर्सेस को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में जो है वो लिख सकते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास जो पोजीशन वेक्टर आर ए बी आएगा, what should be that vector? That should be equal to b के कोऑर्डिनेट्स में से हम a के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे. So 3.18i minus 3.18j minus 6k, ये आपके पास RAB आ जाएगा. Similarly, once you are writing RAC, आपके पास RAC accordingly c के कोऑर्डिनेट्स में से हम a के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे. So it is going to be -3i minus 6j minus 6k. तो ये आपके पास RAB और RAC आ जाएंगे. अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर आप UAB which is the unit vector directed along AB and UAC which is the unit vector directed along AC वो डिटरमिन कर लेंगे by dividing these vectors by their magnitude. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने FB को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखना है. सो FB would become 900 times UAB. Similarly, FC would become 600 times UAC. So moving to the solution, जिस तरह अभी हमने बात की थी, आपने RAB लिख लिया, आपने RAC लिख लिया, then आपने यूनिट वेक्टर्स डिटरमिन कर लिए by dividing these vectors by their magnitude. यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपने FB को कार्टेशियन नोटेशन में लिखा. This is going to be the Cartesian vector notation of force B. This is the Cartesian vector notation of force C. You need to find out the resultant of these two forces. So FR would be equal to summation Fxi plus summation Fyj plus summation Fzk. So आपने x components को sum किया, आपके पास resultant का x component आ गया. आपने y components को sum किया, आपके पास resultant का y component आ गया. आपने z components को sum करके resultant का z component निकाल लिया. So this is going to be FR in terms of Cartesian notation
इसका मैग्नीट्यूड और इसके अल्फा बीटा और गैमा आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर है या कोई चीज आप पूछना चाहते हैं प्रॉब्लम 2-91 के हवाले से? जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? No, okay, so let us move to our next problem, which is problem 2-95. थोड़ा सा इसको अगेन गौर से समझ लें क्योंकि इसमें वही मेथड इस्तेमाल हो रहा है जिससे पहले हमने पिछले क्या कहते हैं पिछले टॉपिक के भी एक आध प्रॉब्लम में जो है वो इस्तेमाल किया था। We have a force F having a magnitude of 135 pounds and this force is passing between points A and point B. We need to write this force F in terms of its Cartesian vector notation. So हमने अब रिजल्टेंट वगैरह फाइंड नहीं करना है, हमारे पास एक ही फोर्स है विच इज दिस फोर्स F, और हमने इसको रिजॉल्व करना है या इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके इसको कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लिखना है। नाउ इन ऑर्डर टू राइट दिस फोर्स F in terms of its Cartesian notation, we need a unit vector which is being directed from point A to point B. इस लाइन में यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। It means that first of all we need to find out a position vector RAB, और उस position vector को find करने के लिए we need the coordinates of point A and coordinates of point B. So starting with the easier point जो कि हमारा point B है, in order to find the coordinates of point B, चूंकि origin हमारे पास ये given है, so from origin we need to travel this much of amount along the positive x-axis and this much of amount along the negative y-axis in order to reach point B. So accordingly point B के अगर हम coordinates की बात करें तो वो आपके पास बन जाते हैं 5, -7, 0. So these are the coordinates of point B, 5, -7 and 0. I hope के point B के coordinates तमाम students को clear हैं. Yes, sir. Okay, now coming to point A, in order to reach point A, we need to travel this much of amount along the positive y-axis, this much of amount along the negative x-axis, and this much of amount along the positive z-axis. It means that point A should have all the three coordinates, that is in terms of x, y and z-axis. अब ये coordinates determine करने के लिए थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें। मैं ये रब कर देता हूँ जो मैंने वेक्टर्स बनाए। ओके, इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A, दिस लाइन हैज अ लेंथ ऑफ 10 feet and a right angle triangle is being given to you which is this particular triangle. Just for your understanding, मैं आपसे कहता हूँ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल पे A और B आया हुआ है। मैं कहता हूँ ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D आ जाता है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल दिस राइट एंगल ट्राइंगल जो कि आपको गिवन है OAC। ये एंगल आपको जो है वो 70 डिग्रीज गिवन है। सो अकॉर्डिंगली आपके पास ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? Sir, 10 sin 70. So it is going to be 10 sin 70. What about this component OC? So it is 10 cos 70, isn't it? No sir, ये भी Yes. इसको हम सर डिवाइड करेंगे फिर साइन और कॉस में आगे। नहीं, वो तो फर्दर हम करेंगे। फॉर द टाइमिंग वी आर कंसीडरिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल OAC ओनली। यस सर, फिर इधर तक ठीक है। ठीक है, तो OAC में हमारे जो दो कंपोनेंट्स बने, एक आपका कंपोनेंट था जो कि XY प्लेन में पड़ रहा है जो यहाँ OC से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस कंपोनेंट इज 10 cos 70. द अदर कंपोनेंट इज CA which is directed along the positive z-axis. So if that component is directed along the positive z-axis, so what does this 10 sin 70 represents? Z coordinate. It represents ठीक है। the Z coordinate length of point A, या इसको हम AZ के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इट मींस कि आपके पास 10 cos 70 जो है वो AZ आ गया है। Yes, sir. Okay, now coming to this component which is OC, अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल जो कि OCD है, अगर मैं टॉप व्यू से देखूं, दिस राइट एंगल ट्राइंगल OCD वो XY प्लेन में जो है वो लाई करता है। और वो किस तरह लाई करता है XY प्लेन में, या अगर प्रिसाइज हम कहना चाहते हैं वो नेगेटिव X और पॉजिटिव Y प्लेन में जो है वो लाई करता है। जो लेंथ आपको OC की गिवन है
वो लेंथ आपको गिवन है दिस लेंथ, जो कि मैं चले इस पॉइंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ. दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज O. टॉप व्यू यही बनेगा. यस सर. Yes, sir. सो एंगल यहाँ आपको कितना गिवन है? 30 डिग्रीज. ये जो OC Yes. लेंथ आई थी, ये Yes, yes, 10 cos 70. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये लेंथ 10 cos 70 आई थी ना. इसको मैं से y या y कंफ्यूज करेगा, इसको मैं से किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. से मैं इसको m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जस्ट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि ये आपके पास OC लेंथ जो है वो m आई थी. सो व्हाट शुड बी दिस कंपोनेंट? Sir, M cos 30. So it is going to M be cos 30. M cos 30, which is along the y-axis, Y-axis. positive y-axis. And what about this component? Sir, M sin 30. So it is going to be m sin 30, and since it is directed towards the negative x-axis, so I can write it as minus m sin 30, isn't it? Yes, sir. ओके. सो ओवरऑल अगर मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो AZ की अभी हमने बात की थी, वो हमारे पास 10 sin 70 आएगा विद अ पॉजिटिव साइन. अगर मैं AY की बात करूं तो AY हमारे पास आया है m cos 30 और m की वैल्यू है 10 cos 70. सो इट वुड बिकम 10 cos 70 cos 30. Yes, sir. इसी तरह अगर मैं AX की बात करूं तो चूंकि ये कंपोनेंट नेगेटिव साइड पे आया है माइनस m sin 30, तो मैं इसको माइनस 10 cos 70 sin 30 लिख सकता हूं. Yes, sir. तो ये मेरे पास तीन कंपोनेंट्स आ गए हैं पॉइंट A के. द X कंपोनेंट वुड कम्स आउट टू बी, अगर हम इसकी वैल्यूज डाल दें, इट वुड बी माइनस 1.71. अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो दैट y कंपोनेंट वुड बिकम 2.96, और अगर हम z कंपोनेंट की बात करें तो दैट z कंपोनेंट वुड बिकम 9.397. So these are the three components of point A. ऑलरेडी आपने पॉइंट B के तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं. So now you need to resolve this force F in terms of its Cartesian notation. So in order to resolve this force F, what do you require? Now you will be requiring this vector RAB, जिसमें आप B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे. So 5 minus 1.71 would become 6.71i. इसी तरह अगर हम J कंपोनेंट की बात करें तो -7 minus 2.96, it would become minus 9.96j. अगर हम Z कंपोनेंट की बात करें तो 0 minus 9.397, that would become minus 9.397k. तो ये आपके पास RAB आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारे पास? सर यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. सो दैट यूनिट वेक्टर UAB वो हम कैसे निकालेंगे? इट वुड बी इक्वल टू RAB वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे और इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे. देन फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे इन कार्टेशियन नोटेशन? सर 135 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 135 की विद दिस यूनिट वेक्टर UAB. सो ओवरऑल अगर हम रिवाइज करें, ये हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर आया था RAB, उसका मैग्नीट्यूड आ गया 15.25. इस डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर डिटरमिन कर लिया एंड अकॉर्डिंगली इस फोर्स को आपने कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया. इसके अलावा आपको अल्फा बीटा गैमा भी फाइंड करने थे. सो अल्फा बीटा गैमा अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा. आप या तो फोर्स के इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग अल्फा बीटा गैमा, या अगर आप चाहें तो यूनिट वेक्टर की इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अल्फा बीटा गैमा फाइंड कर सकते हैं. दोनों आपको सेम आंसर देंगे बिकॉज दिस यूनिट वेक्टर इज आल्सो डायरेक्टेड अलोंग द सेम लाइन. क्लियर है या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो OAC है वो आपको किस तरह पता चला कि राइट एंगल है? OAC ये देख रहे हैं आप? नहीं सर, नीचे वाली, सॉरी OCD आई थिंक जो है नेगेटिव x और y प्लेन में थी. अच्छा, आप OCD की बात कर रहे हैं? यस सर. देखें, एक बात गौर से देखें,
बेसिकली आप y डायरेक्शन में इतना मूव कर रहे हैं और आप x डायरेक्शन में नेगेटिव साइड पे इतना मूव कर रहे हैं. इट मींस कि ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है. ऐसे ही है, सॉरी, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है. तो x और y के दरमियान क्या एंगल होता है? ओके सर. ठीक है, अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर. चलें, एनी अदर क्यूरी जो कि आप पूछना चाहें? कोई और क्वेश्चन इस प्रॉब्लम के हवाले से? देखिए, आपको बेइंतहा जगह, अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में कुछ इस तरह की फिगर नजर आएगी जिसमें 3 डायमेंशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया है कि एक कंपोनेंट ये बनता है, उससे आपको y और xy मिल जाता है और फिर xy को आप फर्दर x और y में डिवाइड करते हैं. तो ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि किस तरह आपको जो है वो इस किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह आप इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे. ये अगर समझ लेते हैं तो आपको न सिर्फ इस चैप्टर में आसानी होगी बल्कि आगे तमाम चैप्टर्स जो कि 3D हैं, तो 3D में हर चैप्टर में आपको इस किस्म के प्रॉब्लम आएंगे. तो कोशिश करें कि इन मसाइल को, अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, उसको अभी हल कर लें. ये ना हो कि आपकी ये क्यूरीज बिल्डअप होती चली जाएं और आखिर में इतनी ज़्यादा क्यूरीज हो जाएं कि आपको फिर कुछ समझ ना आए. तो कोशिश करें अभी सिंपल चीज़ें इनको यहीं समझ लें ताकि इन चीज़ों को जब आपने आगे इस्तेमाल करना हो तो आपको इन एंगल्स को, इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना आता हो. So no query? Yes, sir. चलिए, तो हम इस टॉपिक का आखिरी प्रॉब्लम करते हैं और प्रोबेबली उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, अगर देखते हैं टाइम बचा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपनी नेक्स्ट वीक की क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ दिस एंटीना टावर इज सपोर्टेड बाय 3 cables. If the forces of these cables acting on the antenna are given to you, that FB is 520 Newton, FC is 680 Newton and FD is 560 Newton, we need to determine the magnitude and coordinate direction angles of the resultant force acting at point A. कि हमने इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है. अगेन इट इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रॉब्लम जो कि अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया था. द ओनली थिंग इज वहाँ 2 केबल्स थी, यहाँ आपके पास 3 केबल्स आ रही हैं और आपने इन तीनों केबल्स का रिजल्टेंट जो है वो डिटरमिन करने हैं. सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, क्विकली हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. We basically need coordinates of each of these points A, B, C and D. So starting with point A, since point A is directed along the positive z axis only, so इसके coordinates के लिए हम 0, 0 और 24 इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, किसी को भी डाउट तो नहीं है 0, 0, 24 से? किस फोर्स के लिए? Basically we are talking about coordinates of point A. सर ठीक है, Z में मूवमेंट. Okay, the remaining 3 coordinates B, C and D, all of them lies in the XY plane. तो इसका Z coordinate तो तीनों का 0 होगा. सबसे पहले हम point B की अगर बात करें तो in order to reach point B from the origin, we are going to travel along the negative Y axis by this much of amount, which is given to us as 10 units. So accordingly, the coordinates of point B are going to be 0, -10, 0. ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving to point C now. In order to reach point C, we are going to travel along the positive x-axis by this much of amount, which is given to us as 16 units, and then towards the positive y-axis by this much of amount, which is given to us as 18 units. So accordingly, the coordinates of point C would become 16, 18, and 0. Clear है ये भी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, finally moving to point D. In order to reach point D, we are going to travel along the negative x-axis by this much of amount. ये आपको given है 12 units, and then positive y-axis by this much of amount, which is given to us as 8 units. So accordingly, point D के coordinates बन गए -12, 8, 0. Clear है? Yes, sir. So coordinates of all these 4 points are now known to us. Moving towards position vector, first of all, our AB vector is going to be -10, J, -24, K. We have subtracted the coordinates of point A from point B. Similarly, writing position vector RAC, our AC position vector would become 16I plus 18J minus 24K. And the third position vector, which is RAD, it would become minus 12I plus 8J minus 24K. So हमारे पास
ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स आ गए, RAB, RAC, RAD। इन तीनों का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमें दे देगा UAB विच इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग AB, UAC which is the unit vector directed along AC, and UAD which is the unit vector directed along AD. Find कर लेंगे unit vectors ये. Yes, sir. Okay, Yes, in the sir. next step, we need to write these forces in terms of their Cartesian notation. So FB would become 520 UAB, FC would become 680 UAC, and FD would become 560 UAD. ठीक है, तो आपके पास ये तमाम वो फोर्सेस आ गई हैं। RAB, RAC, RAD आपने तीनों यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए, जिससे आपको ये तीनों यूनिट वेक्टर्स मिल गए, और उसके बाद आपने फोर्स मल्टीप्लाई बाय दैट रेलेवेंट यूनिट वेक्टर की मदद से इन तीनों फोर्सेस को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में जो है वो लिख लिए। Okay, now the resultant of these forces is going to be FR, which is equal to summation F. आप इन तीनों forces को sum कर लें, आपके पास जो है वो I, J और K से ये FR आ जाएगा, और accordingly आपके पास उसका magnitude और उसके अल्फा बीटा गैमा आ जाएंगे। Is it clear to all of you? Yes, sir. कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? सर चलें, दैट्स नाइस। अच्छा, एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है जो पिछले टॉपिक से रेलेवेंट था, उसको देख लेते हैं, क्योंकि आप में से कुछ ने मुझसे ईमेल के थ्रू भी सवाल किया था उसके हवाले से। जी, अभी ये स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, ये sir. आपको मैंने कल कहा था कि अपने तौर पे ट्राई कर लें, विच इज़ प्रॉब्लम आई थिंक 2-83 सॉल्व किया है किसी ने? थोड़ा सा रफली इसको देख लेते हैं, चूंकि अभी हमारे पास टाइम बच गया और आप में से पूछा भी था लोगों ने। तो इसमें हमने बेसिकली इन तीनों फोर्सेस को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिख के इनके रिजल्टेंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। सो स्टार्टिंग विद फोर्स F2, चले मैं आपसे ही पूछता हूँ, F2 को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? लिख सकते हैं कार्टेशियन नोटेशन में F2 को? यस सर, वो स्मॉल ट्रायंगल सॉल्व करके। F2 कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से उसमें पड़ता है प्लेन में? Sir, YZ plane में. जेड प्लेन में सर, XZ प्लेन में। XZ प्लेन में, या XZ अगर plane प्रिसाइजली कहें तो -XZ प्लेन में, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? Sir, -3. 8 into 3/5. So minus 8 into minus 3. -8/5 आएगा, प्लस 8 4/5 k, ऐसे ही है। यस सर। तो F2 तो आपके पास आ गया। नाउ मूविंग टू F1, F1 को रिजॉल्व कैसे करेंगे? पर्सन एजिमुथ एंगल्स के थ्रू एग्जांपल में। सबसे पहले आप कंसीडर कर लेंगे दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ही है। यस सर। ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्रीज। सो इट मींस कि आपका ये वाला z कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? 10 Sin 60. sin 60। पॉजिटिव नेगेटिव? यस सर। Positive. पॉजिटिव। Negative, sir. अब जरा इसीलिए एक सवाल Sir, कराने का negative. मकसद ये F1 को जरा Negative, sir, रिजॉल्व negative. करें। ये देखिए दो एरोज मैंने बनाए हैं, पॉजिटिव z की तरफ है, नेगेटिव z की तरफ। नेगेटिव जी सर। So this component is going to be -10 sin 60। So अगर मैं कहूं आपके पास F1z जो है वो आपके पास आ गया -10 sin of 60। ठीक है ये चीज? एक क्वेश्चन सर, है तो ये ऊपर पॉजिटिव है जेड एक्सिस में। देखें, आपके पास एक फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है, इसके जब आप कंपोनेंट्स बनाएंगे तो आपके पास जो कंपोनेंट बनेंगे वो ये वाले कंपोनेंट बन रहे हैं। आपके पास पॉजिटिव z एक्सिस इस डायरेक्शन में, सिंस दिस कंपोनेंट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव z एक्सिस, सो अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू इंक्लूड अ नेगेटिव साइन विद दिस F1z। ठीक है? यस सर। समझ गए? अच्छा चलें, अब F1z आ गया मेरे पास। मैं इस कंपोनेंट की बात करूं,
जो कि दूसरा वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सर 10 cos 60 minus 10 10 cos cos 60। अभी मैं प्लस माइनस की बात बाद में करूंगा। 10 cos 60 हो गया। चले मैं इसको कहता हूं दिस इज समथिंग जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। अब जरा मैं टॉप व्यू अगर देखूं इस जगह से, तो मेरे पास ये वेक्टर किस प्लेन में लाई करता है? सर एक्स जी Y side sir. माइनस वाई Sir, एक्स या एक्स yes sir, माइनस वाई प्लेन में, ऐसे ही है। yes sir, ये वो वेक्टर है जो मेरे पास आया है ए के बराबर 10 cos 60, ऐसे ही है। yes sir, ये एंगल अब मुझे गिवन है 30 डिग्रीज। अब मैं इसके जब कंपोनेंट्स बनाता हूं तो दिस वुड बी ए sin 30, yes sir, yes sin 30, ए cos 30, ऐसे ही है। yes sir, सिंस ए sin 30 जो है वो किस एक्सिस के अलोंग बन रहा है? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स? नेगेटिव Sir, एक्स Negative सर। X. sir negative, Negative x. So accordingly, this angle should be negative. What about a cos 30? Positive y, negative y. सर वो पॉजिटिव y की तरफ डायरेक्टेड है। negative तो y, Sir, positive ये one. कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं f1 की, तो आपके पास f1 की कार्टेशियन नोटेशन आ जाएगी माइनस a sin 30, जिसमें a आपके पास 10 cos 60 के बराबर है, इस बात का ख्याल रखें, प्लस a cos 30 माइनस 10 sin 60, I, J और K. Is it clear to all of you? एक्सक्यूज मी सर, यहाँ a -10 cos 60 नहीं है? क्यों? देखिए आप a को -10 ना लिखे ना, आपने इस वेक्टर को इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया और अकॉर्डिंगली उसके फिर जब आपने कंपोनेंट्स बनाए वहां आप माइनस प्लस ऐड कर रहे हैं ना। ओके सर। ठीक है। z को तो आपने डायरेक्टली इसलिए लिख लिया कि वो z एक्सिस के अलोंग आ रहा था। a किसी एक्सिस के अलोंग तो नहीं पड़ रहा, a तो एक्स वाई प्लेन में पड़ रहा है। आप जब इसके फर्दर कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उसके साथ आप फिर नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये f1 हर एक को समझ आ गया है? Yes, sir. yes sir, चलें अब जरा हम f1 को साइड पे कर देते हैं और हम बात करते हैं f3 की। मैं ये रब कर देता हूं। अब हम टोटली आ जाते हैं f3 के ऊपर। चूंकि टाइम बचा था तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को ये सॉल्व करा दूं। आप में से किसी ने पूछा था तो मैंने कहा बजाय ईमेल पे जवाब देने के मैं पूरी क्लास को ही सॉल्व करवा देता हूं, टाइम अगर हुआ तो, और इत्तेफाक से टाइम था। चलें f3 की बात करते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस f3 in terms of its x, y and z component. This is f3 which is given to us. थोड़ा सा आइडिया दें मुझे। Transverse and azimuth angles के लिए। सबसे पहले मैं उसी तरह इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लूंगा। ये कंपोनेंट कितना बनेगा फाई की टर्म में अगर हम बात करें? Sir, F sin phi. F3 sin phi. f3 F3 sin phi, और f3 चूंकि इस डायरेक्शन में, इट मींस कि इसके कंपोनेंट्स आपके इस डायरेक्शन में बनेंगे, तो ये f3 sin phi किस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं? sir negative z, नेगेटिव जी। Sir, नेगेटिव negative z। X axis. सो अकॉर्डिंगली Oh, आपने negative इसको Z axis. माइनस का साइन दे दिया। सो इसका z कंपोनेंट बन जाएगा माइनस f3 sin phi। ये चीज हर एक को क्लियर है? yes sir, ये वाला Yes, जो sir. कंपोनेंट बचेगा ये f3 cos phi होगा अकॉर्डिंगली। yes sir, अच्छा, अब जरा टॉप Yes. व्यू देखें। ये f3 cos phi जो है ये किस प्लेन में लाई करता है? XY plane में। sir xy plane में, या Sir, प्रिसाइजली negative क्या है? X और Y माइनस plane. एक्स पॉजिटिव y प्लेन में, ऐसे ही है। yes sir, Yes, sir. ये वेक्टर आपके पास आ गया है इस फॉर्म में। चलिए मैं f3 cos phi को कह देता हूं इट इज a। सो a वेक्टर आपके पास ये आया है और इसका एंगल आपको किस एक्सिस से गिवन है? थीटा। सर वाई से। Sir, y Y एक्सिस से गिवन है ये थीटा। अब जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट्स में, तो ये आपके पास a के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। दिस इज गोइंग टू बी a cos ऑफ थीटा, दिस इज गोइंग टू बी a sin ऑफ थीटा, ऐसे ही है। यस। Yes, sir. a sin थीटा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है या नेगेटिव x एक्सिस की तरफ?
पॉजिटिव x पॉजिटिव की तरफ है, so Positive. it is going to be written with a positive sign. What about a cos theta? Sir, negative y-axis. It is directed along the negative y-axis, so it is going to be minus a cos theta. So accordingly, आपके पास जो f3 बनेगा कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में, that f3 would be equal to a sin theta I minus a cos theta j minus f3 sin phi k, जिसमें a आपके पास जो है वो f3 cos of phi बनता है. Is it clear to all of you? यस सर. Yes, sir. कोई और चीज जो आप पूछना चाहें f1, f2, f3 के हवाले से? बाकी काम सिंपल है, आपने इसका रिजल्टेंट फाइंड करना था, वो इसके इंडिविजुअल i j k को ऐड कर दें तीनों के, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा. लेकिन ये एंगल समझना बहुत जरूरी है काइंडली, चूंकि मैंने आपको कि कोई भी नेगेटिव वाला प्रॉब्लम नहीं करवाया था, इसलिए ये अभी मैंने स्पेशली आपको करवाया है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमने इसको जो है वो सॉल्व करने हैं. समझ आ गया हर एक को? यस सर. Yes, sir. सर इसमें f3 को सर कोई हमारे पास दी नहीं f3 की वैल्यू, तो उसको हम नहीं, किस तरह करेंगे? वो ये तो मैंने जनरल टर्म्स में लिखा है ना, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है 2-83, उसमें f3 की वैल्यू नोन है, आपको अल्फा की वैल्यू नोन है, फाई की वैल्यू नोन है, अल्फा कह रहा हूँ, थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू नोन है, तो आप उनको इस्तेमाल कर लेंगे. ओके सर, ओके.